हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम सेंचुरी मारने की पूरी कोशिश करेंगे, 100 को पार करेंगे और बहुत ही अच्छे सवाल के साथ आज की क्लास जो है अपनी शुरू होगी। इसके बाद परसेंटेज चलेगा। यस। ओके, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, आनंद मंगल, मजा आ रहा है अनुपात समानुपात वाले अध्याय में। इंटरव्यू वाले वीडियो में मजा आया? ठीक है, मस्त लग रहे हैं। मारो तुम मक्खन, है ना, अपने ही गुरु को मक्खन मारो तुम। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करते हैं। बाकी बातचीत हम करते रहेंगे। फुल स्क्रीन करिए और मजे से इस प्रश्न को सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नेहा कुमारी जी कह रही हैं हैप्पी बर्थडे सर। आज हमारा जन्मदिन नहीं है, लेकिन आप शुभकामनाएं दे रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू। चलो आ जाओ। भूमि पर पृथ्वी और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा? मैं चाहूंगा इस प्रश्न को 2 बार कम से कम आप पढ़ें, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तब आप फिर बहुत सारे प्रश्न पूछोगे, सर ये कहां से आया, वो कहां से आया। इसलिए इसको पढ़ो अच्छे से, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। देखो, यहां पे हम क्या करेंगे भाई, ये हो गई हमारी एक पृथ्वी, अर्थ, है ना। अब इस पे इन्होंने, इनके प्रश्न के अनुसार पृथ्वी पर 2 चीजें हैं, भूमि और पानी, है ना। एक हो गई भूमि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, और दूसरा पानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, है ना। जिसका रेशो कितना है? जिसका रेशो है 1:2। अब यहां पे 2 चीजें आती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये दोनों क्या होते हैं, है ना। तो देखो, जो बीचों बीच एक रेखा गुजरती है पृथ्वी के, जो पृथ्वी को, अर्थ को 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा, है ना। तो अब क्या होता है, जो ऊपरी भाग है ये आपका कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो निचला भाग है ये कहलाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। समझ गए? अब यहां पे भाई पूरी पृथ्वी पे अगर भूमि और पानी है तो उत्तरी गोलार्ध में भी भूमि और पानी जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी भूमि और पानी जाएगा। दिखती बातें दोनों में रहेगा, है ना। तो अब क्या होगा, हमें यहां पे कोई वैल्यू माननी पड़ेगी। जैसे यहां पे भूमि और पानी की बात करें तो हम यहां पे कुछ मान लेते हैं। मेरा सजेशन है आप इसको 10 और 20 मान लो, है ना। अभी आप समझना, बहुत अच्छे से चीजें आप समझोगे। हमारे पास 2 चीजें हैं, इन दोनों को समझना। एक है आपके पास उत्तरी गोलार्ध, इन इंग्लिश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, इन इंग्लिश साउदर्न हेमिस्फीयर। इस पे लैंड और वाटर दोनों है, जिनका रेशो 2:3 है।
इस पे लैंड और वाटर का रेशो क्या आएगा वो हमें पता लगाना है ना। तो हमने ये कहा आपसे कि दोनों को 10 और 20 मान लो। आप चाहें तो 10 और 20 मान लीजिए, 100 200 मान लीजिए, 1000 2000 मान लीजिए, कुछ भी एज्यूम करिए, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो अगर ये 10 है ये 20 है तो इसकी टोटल वैल्यू 30 हो जाएगी। यानी पूरी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उस पे टोटल कितनी चीजें हैं? 30 चीजें हैं। अब अगर पूरे अर्थ पर कोई चीज 30 है तो वो हाफ हाफ डिवाइड होगी, 15 हिस्से ऊपर जाएंगे, 15 हिस्से नीचे आएंगे। यानी उत्तरी गोलार्ध में कितने यूनिट से? 15। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने यूनिट से? 15। तो पूरी पृथ्वी पर कितनी यूनिट्स हो गई? 30 यूनिट्स हो गई। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो 3 + 2 5, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3, तो 3 का डबल और 3 का ट्रिपल। तो आपको पता चल गया कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड 6 है और वाटर 9 यूनिट्स है। अब एक आखिरी बात बस मुझे बताना, पूरी पृथ्वी पर लैंड कितना है? 10 है, उसमें से 6 इधर गया तो नीचे बचेगा 4। पूरी पृथ्वी पे वाटर कितना है? 20 है, तो 20 में से 9 गया तो वाटर कितना हो गया? 11। तो दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर पे 4:11 का रेशो आएगा। यह आपका आंसर है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? हम्म। क्लास 9 के बाद क्लास 8 हो सकता है, 8 की जगह 9 लिखा गया, हो जाएगा सही। छोटी छोटी चीजों को इतना दिल पे मत लिया करो, कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार दिया जाता है। आप सब काम धंधे छोड़ के कॉपी पेस्ट में लगे पड़े हो, कब बड़े होंगे आप? हमें तो यही समझ नहीं आता है। ठीक है, किसी ने गलती से 8 को 9 कर दिया होगा, वो सुधार देगा उसको, सही, छोड़ो ना बात को। क्या क्लास 8 लिखी रहेगी तो ही समझ में आएगी क्या बात? चलो फिर से सुनो, आपको दोनों का रेशो क्या दिया था? 1:2 दिया था। इसको मैंने कहा 10 मान लो, इसको 20 मान लो मन से, है ना। तो 10 + 20 30, पूरी अर्थ की वैल्यू 30 हो गई। 30 को दो भागों में बांटो, 15 15, 15 15, है ना। तो 15 को 5 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 3, 3 का डबल, 3 का ट्रिपल। पूरे पृथ्वी पर 10 यूनिट भूमि है, 10 में से 6 इधर गया तो बचा 4। पानी 20 है, 20 में से 9 ऊपर गया तो बचा कितना? 11। आंसर आ गया 4 11, 411। ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। 6 और 9 को शॉर्ट नहीं करेंगे ना, शॉर्ट होने पे ही तो 2 और 3 आया था, उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2000 रुपए बचाता है और बी 900 रुपए बचाता है तो उनकी आय ज्ञात करिए। ठीक है भैया, एक ए हो गया, एक बी हो गया। इनका रेशो कितना है? 3:2 है। खर्च का अनुपात कितना है? अच्छा ये देखो, ये किस चीज का अनुपात है? ये अनुपात है आय का। आय का मतलब हो गया इनकम का। ठीक है, दूसरा अनुपात आ गया ए और बी, जो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खर्च का, यानी एक्सपेंडिचर का रेशो, विच इज 4:3। अब मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर यहां पे हमारा जो एक क्रॉस मेथड का फंडा हमने पहले सीखा था उसको हम यहां पे यूज करेंगे।
एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो आय होती है, इनकम होती है, इसका हमेशा मतलब होता है खर्च यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस बचत यानी सेविंग्स, है ना। आय का हमेशा मतलब क्या होता है, खर्च प्लस बचत। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपए खर्च करता है, 50 रुपए बचाता है, तो उसकी इनकम क्या मानी जाएगी, 150। तो ये एक गोल्डन रूल है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी फिलहाल इस सवाल में आते हैं, ये आगे बहुत जगह काम आएगा, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम का रेशो ए और बी का कितना है, 3 और 2। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, 4 और 3। ए कितने की सेविंग्स करता है, तो 2000। बी कितने की सेविंग्स करता है, तो 900 की। बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब आप यहां पे कुछ मत करिए, क्रॉस मेथड का यूज करिए, जो आपको मैंने पुरानी क्लासेस में सिखाया है ना। इसको आप इधर ले जाओगे, इसको आप इधर ले जाओगे, और इनका डिफरेंस 3 इंटू 3 9 में से 4 2 जा 8 गया, तो बचा आपके पास 1। इधर जाओ, 3600 और 6000, 3 का 2000 में गुणा करा 6000 और 3600 गया, तो ये आपके पास कितना बचा, 2400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। अब अगर 1 की वैल्यू 2400 है, 1 की वैल्यू 2400 है, तो 2400 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार। 2400 का मल्टीप्लाई एक बार 3 में, एक बार 2 में, तो 7200 और 4800 आपका आंसर आएगा ए वाला। क्रॉस मेथड आपको हम बता ही चुके थे पहले, अब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। क्लियर है। इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर कभी नहीं हो सकता, है ना। रेशो पे मत जाओ, रेशो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकम हमेशा ज्यादा रहेगी, एक्सपेंडिचर हमेशा कम रहेगा। हम्म। चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। बहुत गजब सवाल है ये। ठीक है, इसके अलावा कोई और मेथड है, बिल्कुल एक्स मेथड जिंदाबाद। एक्स मेथड से कर लो। इनकम है आपकी, एक की इनकम है 3x, एक की इनकम है 2x। 2000 की सेविंग्स हटाओ, 900 की सेविंग्स हटाओ, तो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना आएगा, 4:3। इससे भी आप कर सकते हो। एक्स मेथड तो होती है हमेशा, लेकिन हम समय अगर बचाना चाहते हैं तो फिर लॉजिक्स पे या शॉर्टकट्स पे आना पड़ता है। एबीसी के एक्सपेंडिचर का रेशो 16, 12 और 9 है। उनकी टोटल इनकम 15,300 है। ये टोटल इनकम है, इसको आप ध्यान रखना, इसको हम बाद में देखेंगे। अगर वे 20%, 25% और 40% की सेविंग्स करते हैं, है ना, तो देखो एक बात समझना। मैं बोलूंगा कि ए का खर्चा कितना है, तो आप बोलोगे सर 16। ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। ए का खर्चा कितना है, 16। अच्छा, बी का खर्चा कितना है, 12। सी का खर्चा कितना है, 9। तो आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मुझे बताओ, आप जानते हो हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। अगर कोई बंदा 20% बचाएगा, 20% अगर मैं बचा रहा हूं, यानी मैं कितना परसेंट खर्च कर रहा हूं, 80% खर्च कर रहा हूं। बोलो हाँ या ना। अगर मैं 20% बचा रहा हूं तो 80% खर्च कर रहा हूं। तो बात समझना, ये सब क्या है, ये सब खर्च हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। अगर ए 20% बचाता है तो 80% खर्च करता होगा, यानी ये जो 16 है ये 80% है, तो 100% कितना, ये आएगा 20।
यानी उसकी इनकम कितनी है, उसकी आय कितनी है, 20 है ना। बी वाले भैया पे आओ, 25% बचाते हैं यानी खर्चा कितना करते होंगे, 75%। तो 100% क्या, यानी इनकम। 3 से 4 बार, 3 से 4 और 4 कितना आ जाएगा, 16। बी सी 40% बचाता है यानी खर्चा कितना करता होगा, 60। ये खर्च हैं, तो खर्च के लिए खर्च का भाग दे रहे हैं और इसको हल करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 15। तो ये आ गया उनकी इनकम का रेशो। अब टोटल इनकम कितनी है जी, टोटल इनकम है 15,300। 6 और 5 11 का एक कैरी 1, 2 3 4 और 1 5, 51 से भाग देंगे। एग्जैक्ट 300 बार कटेगा और आपसे पूछा गया है बी की इनकम बताइए, यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4800 इज द आंसर। सी इसका सही जवाब होगा। बताइए, क्लियर है। ऐसा हमने क्यों करा भाई, 20% खर्च, 20% बचा रहे हो तो 80% खर्चा कर रहे हो। 80% का खर्च कर रहे हो जो 16 के बराबर है। तो 16 अगर 80% तो 100% कितना, हमने सबका कैलकुलेशन ऐसे करा, मैंने डायरेक्ट उसको करके बता दिया। परसेंटेज चैप्टर में आप ये चीज सीखोगे, लेकिन कभी भी कोई परसेंटेज उसका भाग देते हैं और 100 का गुणा करते हैं। क्लियर। अगर ये 80% तो 100% कितना, 75% तो 100 कितना, 60% तो 100% कितना। ये आप तीनों को हल करोगे, टोटल 51। एक की वैल्यू आ जाएगी 300, सबका आपने भाग दिया, 300 का 16 में गुणा, आंसर इज 4800, 4800। एक की वैल्यू 4800 है ना, एक की वैल्यू 300, तो 16 की वैल्यू कितनी, 4800, 4800। 120 तब करते जब वृद्धि होती, आपसे बोलते 20% की वृद्धि हुई तब 100 में जुड़ता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है ना। 20% बचाया, मैं आपसे बोलूंगा आपने 20% बचाया तो 80% खर्चा किया। आपको जितनी सैलरी मिलती है उसमें से आपने 20% को बचाया बस, तो 80% खर्चा करोगे, यही मतलब निकलेगा ना। चलिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस परिवर्तन है, बाकी सेम है। बस यहां पे यह ध्यान रखना है कि अनुपात में क्या दिया हुआ है। इस बार देखो, प्रतिशत अलग चीज है, अनुपात अलग चीज है ना। आप प्रश्न पढ़ें, तब तक मैं यहां पे थोड़ी सी रूपरेखा बना देता हूं। ए का 5 है, बी का 6 है और सी का 9 है ना। और इस बार आय को तो छोड़ो, इनका खर्च ये है, ये खर्च है, और ये क्या है, ये इनकी बचत है। तो बचत है बचत है तो बचत में बचत का भाग देंगे, खर्च है तो खर्च में खर्च का भाग देंगे। जैसे यहां पे 16 12 9 खर्च था, तो आपने खर्च का ही प्रतिशत निकाला। यहां पे 5 6 और 9 क्या है, बचत है, तो आप बचत में बचत का ही भाग देंगे, सेविंग्स में सेविंग्स का भाग देंगे। अब मुझे बताओ, अगर ए वाले भाई साहब 100% में से 80% खर्चा कर देते हैं, यानी 20% बचाते हैं, तो बचाते हैं 20%, जबकि अनुपात में कितना बचाते हैं, 5। तो 20% अगर 5 है तो 20 का भाग दिया तो 100% कितना, 25 आ गया। बस करते जाओ। 85% कोई खर्चा करेगा तो बचाएगा 15, तो आप इसमें 15 का भाग देंगे तो 100% कितना, तो यह आ जाएगा आपका 40। फिर कोई बंदा 75% का खर्चा तो 25% बचाएगा, 25 का भाग देंगे और 100 का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 36। और ये क्या है, ये है इनकम यानी आय। 100% से गुणा करा यानी उसकी इनकम आ जाएगी, उसका टोटल जो आवक है, आय है, वो आपको पता चल जाएगा। अब ये वाले भैया टोटल कमाते हैं 40,400, ठीक है। तो 6 और 5 11 का एक कैरी 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, और मल्टीप्लाई करोगे, ए की इनकम पूछी है यानी आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 101 से ये 400 बार कटेगा
तो ये आ जाएगा आपका 10,000, 10,000, ऑप्शन ए। बताइए, अब समझे। कोई भी नया सवाल हो उसको देखकर सबसे पहली बार में घबराना नहीं, इत्मीनान से आराम से उसको सीखिए, मजा आएगा, समझ में भी आएगा। पच्चीस का गुणा क्यों किया? क्योंकि आपसे बोला था ए की इनकम बताओ, और ए की इनकम क्या है? 25 है, इसलिए 25 से गुणा कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह भी एक बहुत अद्भुत, जबरदस्त, दमदार सवाल है, पढ़ो इसको। हम्म, ठीक है। अरे इसको क्या हो गया? एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 है। दोनों के वर्तमान के वेतन का योग 42,900 रुपए है। लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए। ठीक है, देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। पिछले वर्ष और इस वर्ष का वेतन है ना, बताओ भाई। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, कोई तकलीफ नहीं है यहां पे। एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। उनके पिछले साल और वर्तमान, इसमें देखो कंफ्यूजन क्या है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो लक्ष्मण और गोपाल का रेशो कितना था? 3:4 था। लेकिन अगर अकेले लक्ष्मण की बात करें, तो लक्ष्मण का पिछले साल और इस साल का अनुपात कितना है? 4:5 है। अगर हम गोपाल की बात करें, तो गोपाल का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, पिछला और वर्तमान का अनुपात कितना है? तो वो है 2:3, है ना। देखो बात समझना, ये जो रेशो है ये पिछले साल का है, और ये दोनों का अलग अलग रेशो है। पिछले साल और इस साल, पिछले साल और इस साल, ये उनका अलग अलग रेशो है। लेकिन ये जो रेशो है, ये रेशो उन दोनों का पिछले साल का है। तो मुझे क्या बताना है कि वर्तमान में उनका अनुपात कितना है। बताओ, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये जल्दी से मुझे बता दो, तो मैं आपको फिर आगे बताऊं। बताओ भैया, फास्ट। हाँ,
क्रॉस मेथड से नहीं होगा, यहां क्रॉस मेथड नहीं लगेगा। क्रॉस मेथड ऐसे ही कहीं भी उठा के नहीं लगा सकते अपन, है ना। हाँ, ठीक है। चलो, अब एक छोटी सी बात समझना, ये तो सब ठीक है। अब हमें यहां पे मेनली क्या करना है, हमें यहां पे निकालना है कि प्रेजेंट में हमें कैसे भी करके वर्तमान में इन दोनों का रेशो पता लगाना है कि अगर उन दोनों के वर्तमान को कंपेयर किया जाए तो वर्तमान में लक्ष्मण और गोपाल का अनुपात कितना। और इसका मैं आपको बेहद सुंदर तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। हाँ, चलो समझना आप बात को। यहां पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर इस तीन की वैल्यू इस 4 के बराबर है तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी। सिर्फ लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। अगर 3 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के, तो 5 की वैल्यू क्या होगी। या आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, ये दोनों देखो, लक्ष्मण का ये भी पिछला साल है और ये भी लक्ष्मण का पिछला साल है, यानी 4 और 3 दोनों बराबर है। भाई लक्ष्मण का एक पिछला साल 4 है, एक पिछला साल 3 है। ये पिछले साल का अनुपात है जब जब लक्ष्मण और गोपाल को कंपेयर किया जाएगा। ये भी लक्ष्मण का पिछला साल है, लेकिन जब लक्ष्मण की ही पिछले साल और वर्तमान की इनकम को कंपेयर किया जाएगा। तो हम यहां क्या करते हैं कि अगर 4 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू क्या, 4 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू क्या। तो हमें पता चलेगा कि वर्तमान में, हम ये सारी मशक्कत क्यों कर रहे हैं, वर्तमान निकालने के लिए। ठीक इसी प्रकार गोपाल पर आइए, गोपाल का भी हम ऐसे ही करेंगे। अब गोपाल की बारी है कि इस 2 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 3 की वैल्यू क्या, 2 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 3 की वैल्यू क्या, है ना। 2 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू उस हिसाब से क्या होनी चाहिए। बस अब हमें इतना सा हल करना है। ये हो जाएगा आपका 15/4, ये हो जाएगा आपका 6, है ना। और काटा पीटी कर लो तो ये 3 से कैंसिल होगा 5 बार, ये होगा 2 बार, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 से 5 बार, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना, 2 बार। तो ये आपका बनेगा, ठीक है, यहां तक सब कुछ ओके है। 2 से 2 बार 3 का दुगना 6, और ये हो गया आपका 15/4। ये आप एक काम करो, इसको आप 15 लिख लो, और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 बार 6 और 4, ये 24 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी अगर रहने दो तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, 3 से कैंसिल होगा 8 बार, और ये आ गई इनकी इनकम। अब इन दोनों की वर्तमान में इनकम कितनी है, 42,900 है। तो 42,900 अगर इनकी वर्तमान की इनकम है तो 8 और 5 13 का भाग देंगे, 13 का भाग देंगे, 13 का 3 गुना और फिर 13 का 3 गुना। एक की वैल्यू 3300, एक बराबर 3300। तो आपसे बोला है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताओ, तो लक्ष्मण का वेतन बताने के लिए 5 का गुणा करेंगे, 16,500 इसका आंसर आना चाहिए। अभी एक सवाल और कराऊंगा, चिंता मत करना। एक सवाल अभी और करेंगे, चिंता नहीं करना। चलो एक बार मैं और समझाता हूं। आप जब तक प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ोगे, मैं आपको अगर आधे घंटे भी समझाऊंगा तो यह प्रश्न समझ में नहीं आएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। ये जो अनुपात है लक्ष्मण और गोपाल का, ध्यान से सुनना, आखिरी बार समझा रहा हूं। ये जो 3 और 4 का अनुपात है ये लक्ष्मण और गोपाल का है, लेकिन ये कब का है, ये पिछले साल का अनुपात है। और मुझे कौन सा अनुपात निकालना है, मुझे इस साल का लक्ष्मण और गोपाल का अनुपात निकालना है। भाई पिछले साल लक्ष्मण की वैल्यू 4 थी, जबकि जब लक्ष्मण और गोपाल दोनों की तुलना की जाएगी, हमें लक्ष्मण और गोपाल दोनों की तुलना करनी है। पिछले साल यहां लक्ष्मण की वैल्यू 4 थी, जबकि यहां लक्ष्मण की वैल्यू 3 थी। 4 की वैल्यू अगर 3 है तो इस हिसाब से 5 की वैल्यू क्या, 4 की वैल्यू 3 है तो 3 अगर 4 के बराबर है तो 5 बराबर क्या। ठीक इसी प्रकार इधर आ जाओ,
2 की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू 4 है तो 3 बराबर क्या? तो 2 की वैल्यू 4 है तो 3 बराबर क्या? तो ये हो गया आपका 15 बटे में 4, ये हो गया 2 से ये 2 बार कट गया 6, 6 और 4 हो गया 24, ये 3 से और कट गए 5 और 8 आ गया, ये इनकी इनकम है। आगे आपको पता ही है कैसे काटा पीटी करेंगे, ये लॉजिकल तरीका ही है, लेकिन ये आसान तरीका है, ये बात भी समझिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मुझे बताना। इसको ध्यान से देखो, सेम तरीका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना। क्या करेंगे हम, एबीसी का पिछले साल का अनुपात यह है, जबकि वर्तमान पिछला यह है, और सी की वर्तमान उम्र बताना है। अगर 4 की वैल्यू 3 है तो 5 बराबर क्या? देखो 4 की वैल्यू 3 है तो 5 बराबर क्या? काम खत्म। 2 की वैल्यू 4 है तो 3 बराबर क्या? 2 की वैल्यू 4 है तो 3 बराबर क्या? काम खत्म हो गया। 3 की वैल्यू 5 है तो 4 बराबर क्या? 3 की वैल्यू 5 है तो 4 बराबर क्या? कुल मिलाके इस अनुपात के बटे में इस अनुपात को रखना है ना, इसमें इसको रखना है ताकि हम उनके वर्तमान को निकाल सकें। अब आप इसको हल कर लो तो ये आएगा आपका 15/4, ये आएगा आपका 12/2, यानी इसको हम 6 भी बोल सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका 20/3। एलसीएम ले लेते हैं एक ऐसी संख्या से जो सबको काट दे, तो एलसीएम यहां पे 12 ही ले लेते हैं, सबको 12 से गुणा कर देते हैं। 4 से 3 15 दिया 45, 12 इंटू 6 72, 3 से कैंसिल करा 4 बार तो ये आ जाएगा आपका 80। तो टोटल हमारे पास 98,500 इनकी इनकम है। इसको बांटो, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और इसके अलावा 8 7 15, 15 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 19, 197। अब 197 से इसको हल कर लो, ये एग्जैक्ट 500 बार कटेगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, एक बराबर कितना आ जाएगा 500। तो सी की इनकम कितनी, 80 में गुणा कर दीजिए, 40,000 बी आपका आंसर है, 40,000। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर? लास्ट ईयर इनकम कैसे निकलेगी कोई पूछ रहा है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूं, वो भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला रहेगा। भाई आपको सबकी वर्तमान की इनकम पता चल गई। मान लो आपसे पूछा जाए कि सी की पिछले साल की इनकम क्या है, आप किसी भी एक की पिछले साल की इनकम निकाल लो। आपको पता है कि सी वाले भैया जो है वर्तमान में कितना कमाते हैं, 40,000। अगर सी वर्तमान में 40,000 कमा रहा है, जबकि वर्तमान में वो कितना कमाता है 4, तो अगर वो आज 4 कमा रहा है तो पिछले साल कितना कमाता था 30,000, यानी सी पिछले साल कितना कमाता था 30,000। तो अगर पिछले साल वो 5 कमाता था जबकि 30,000 कमाता था, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000। अब एक की वैल्यू 6,000, तो 6,000 का 3 में गुणा, 6,000 का 4 में गुणा, आप हर इंसान की पिछले साल की इनकम निकाल सकते हो। और ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है ना। 4 को 3 से भाग दो, 5 से गुणा करो, 2 को 4, मतलब आपको क्या करना है 3/4, 4/2, 5/3, और ये 5 3 4 का गुणा कर दीजिए, आपको प्रेजेंट का वर्तमान का उनका अनुपात मिल जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। एबीसी की इनकम का अनुपात 348 है, उनके खर्च का अनुपात 546 है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, इनके बचत का अनुपात बताइए। बहुत ही तगड़ा सवाल है, मजा आएगा आपको इसमें भी समझना। एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है जी। ए बी सी का रेशो कितना है 3 4 और 8। क्लियर? ये किस चीज का रेशो है, ये उनकी इनकम का रेशो है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पर, जिसका रेशो कितना है 5 4 एंड 6। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, इनकम ऑफ सी
सी की जो बचत है वो उसकी आय का, सेविंग्स इनकम का 3/4 है ना। तो बचत 3 मानी जाएगी, इनकम 4 मानी जाएगी। मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर कोई व्यक्ति 4 रुपए कमाता है, उसमें से 1 रुपए, उसमें से 3 रुपए की बचत करता है, तो उसका खर्चा क्या 1 रुपए होगा? बस इतना मुझे बता दो। सी का क्या ये हमने सही सोचा है? सी की जो बचत है उसकी इनकम का 3/4 है, यानी अगर वो 4 रुपए कमाता होगा तो उसमें से 3 बचाता होगा, तो खर्च 1 करता होगा, है ना। 4 में से 3 बचाया तो 1 खर्चा किया। क्या आपको सभी को ये बात समझ में आई या नहीं आई? बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं मैं, बाकी फिर काम शुरू करते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब एक बात देखो, मुझे आप एक बात बताइए कि हम सी की बात कर रहे हैं, सी की इनकम 8 और 6 है। सी की इनकम हमारे हिसाब से 4 होनी चाहिए और उसका एक्सपेंडिचर 1 होना चाहिए। भाई हम इस हिसाब से सी की जो इनकम है वो 4 होनी चाहिए, जबकि यहां तो 8 है। और सी का जो एक्सपेंडिचर है, सी का जो खर्चा है वो 1 होना चाहिए, जबकि यहां पर 6 है। तो बस आपको इन दोनों का तालमेल जमाना है, कैसे वो सीखना। अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था दूध पानी वाला, मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को किसी अनुपात में कन्वर्ट करना है तो पहले उनको बराबर कर लो और फिर आप जिस अनुपात से गुणा करोगे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। समझना, ये 8 है, ये 6 है ना। तो 8 और 6 को क्या आप 24 बना सकते हो? 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, दोनों बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। पहले बराबर कर लो। तो अब आपको पता है कि अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बी और ए और बी का टेंशन मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस सी पे फोकस करो। तो हम अभी बस इतना ही लिख लेंगे कि 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सी के दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर। लेकिन हमें तो उसकी इनकम 4 में चाहिए, तो इसका बाद में 4 का गुणा और करना पड़ेगा। हमें तो उसका एक्सपेंडिचर 1 में ही चाहिए, तो बाद में 1 का गुणा करना पड़ेगा। यानी पहले बराबर कर लो, उसके बाद जिस अनुपात में चाहिए उसमें गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां कुल मिला के आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? कुल मिला के 12 का गुणा सब में करना पड़ेगा, और यहां कुल मिला के 4 का मल्टीप्लाई आपको सब में करना पड़ेगा। तो आओ करते हैं। ए बी सी इनकम, इसमें से इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? सेविंग्स, हाँ या ना। तो 12 का 3 गुना बोलना जरा, 36। 12 का 4 गुना 48। 12 का 8 गुना 96, 96। 4 × 5 20। 4 × 4 16। 4 × 6 24, है ना। अब आपको सभी की इनकम और सभी के एक्सपेंडिचर्स के बारे में पता चल गया। अब आपको केवल माइनस करना है। 36 में से 20 गया, 48 में से 64 गया, 96 में से 24 गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये और सॉल्व हो सकता है और कट सकता है, तो काट दो। 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 8 से 9 बार, 239 इज द आंसर। कुछ गलत किया क्या अपन ने? अच्छा, ये 32 आएगा, मैंने इसको 24 क्यों लिख दिया? 8 में, हाँ 32 आएगा ये, और 32 को अगर शॉर्ट किया जाए तो 8 से ये 4 बार कटेगा। 249 आपका आंसर आना चाहिए, डी। 2:4:9। अब बताइए, बात ठीक है?
अब बताइए, रूह कापी कि नहीं कापी आपकी? कुछ नहीं है सवाल में, कोई दम नहीं है, बस दिखने का है। सबसे पहले जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसको आप इक्वल कर लो। 8 और 6 को 8 3 जा 6 4 जा 24 बन गए। उसकी इनकम 4 के मल्टीपल में होना चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई, उसका एक्सपेंडिचर 1 के मल्टीपल में होना चाहिए तो 1 का मल्टीप्लाई। 12 का मल्टीप्लाई तीनों में करा, 4 का मल्टीप्लाई तीनों में करा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करा, सेविंग्स आ गई, बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं कापी रूह, ठीक है। सेम क्वेश्चन है क्या? अरे ये कहां से आ गया? 97 के बाद ये क्या चमत्कार हो गया भाई? बीच के क्वेश्चन कहां चले गए? 100 कहां गया? 97 के बाद डायरेक्ट 101। अरे कुछ स्लाइड में आज गलती हो गई है। 97 के बाद 3 प्रश्न उड़ गए, सीधा 101 टॉम एंड जेरी आ गया। ये तो गड़बड़ हो गया, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा अगर इसके आगे मैंने बता दिया तो। चलो ठीक है, आज मैं आपको यहीं खत्म करता हूं, है ना? कितना 5-10 मिनट थोड़ा सा जल्दी। अगर डायरेक्ट 101 बता दिया तो फिर सीक्वेंस थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, ठीक है? मैं आपको जो मैंने अभी आपको बताया है, अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको आज की पीडीएफ में इसका सेम क्वेश्चन मैं आपको डलवा दूंगा, जो आपका होमवर्क रहेगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, उसको आप करके लाना, इसी तरीके से हल होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, बाकी इसके आगे फिर मैं आपको कल बता दूंगा। नहीं कापी सर, जहां आप है वहां डर नहीं लगता है, बहुत अच्छी बात है। विनर्स इंस्टीट्यूट ग्वालियर में कब आएगा? इस महीने भरपूर संभावना है, टीम उस पर काम कर रही है। और मैथ्स की इंग्लिश मीडियम की बुक आ चुकी है, इसका जल्द ही लॉन्चिंग इवेंट है। यहां पे मेरे पास अभी रखी हुई नहीं है, बाहर रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैथ्स की इंग्लिश मीडियम बुक प्राप्त हो चुकी है, बुधवार को ऑफिशियली हम इसको लॉन्च कर देंगे, तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो उसको खरीद सकते हैं। हाँ, ये पावर वाला चश्मा है, परमानेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसको निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ये लगाना अत्यंत आवश्यक हो गया था। उम्र भी हो गई है, हो गया जीवन यार अब, है ना? हो गए 40-50 साल जीवन के निकल चुके हैं, तो अब चश्मा लगा लिया जाए। हम्म। सर आप एक हॉस्टल खोल दो इंदौर में। इंदौर में हॉस्टल हम इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि इंदौर में ऑलरेडी हजारों हॉस्टल हैं। आप इंदौर आइए, खूब हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, हर प्रकार की आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वाई फियर आदित्य सर इज हियर, ओके, थैंक यू थैंक यू। सर आपने ये नहीं बताया कि विनर्स के लोगों में स्मॉल आई क्यों है? हाँ यार, ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई तुम्हें। विनर्स के लोगों में स्मॉल आई क्यों है उसका हम आपको बताते हैं। देखो, आपको मैथ्स के अंदर या सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एक जर्नी ऑफ विनर्स का वीडियो दिखाई देगा, जिसमें विनर्स की पूरी यात्रा, जर्नी ऑफ विनर्स, विनर्स की पूरी यात्रा हमने एक्सप्लेन करी है। विनर्स इंस्टीट्यूट असली में शुरू हुआ था 2014 में, ठीक है? और ये छत्तीसगढ़ का एक स्थान है कांकेर, यहां पे इसकी नींव रखी गई थी 2014 में, समवेयर अक्टूबर नवंबर, है ना, नवंबर के आसपास, लगभग शायद 1 या 2, मुझे डेट याद नहीं है। नवंबर 2014 में विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, लेकिन उस जमाने में इसका नाम इंस्पायर हुआ करता था। पहले विनर्स का नाम विनर्स नहीं था, पहले इंस्पायर नाम था, ठीक है? लेकिन उसके बाद 2018 में
हमने इसको शिफ्ट किया इंदौर में और यहां पे हमने इसको नाम दिया क्या, विनर्स। ठीक है, नाम हमने चेंज करा, लेकिन हमने क्या करा कि उसमें, क्योंकि विनर्स को असली शुरुआत तो इंस्पायर ने दी, तो इंस्पायर की याद में हमने यहां पे स्मॉल आई दिया है। बस ये लॉजिक है। विनर्स के अंदर आई है और आई का मतलब इंस्पायर है, ये कारण है उसकी याद में कि ये चीज हमेशा याद दिलाती रहे कि विनर्स शुरू इंस्पायर इंस्टीट्यूट के नाम से हुआ था, इसीलिए उसका नाम जो है स्मॉल आई रखा है, उसी की याद में, उसी को हमेशा याददाश्त में बनाए रखने के लिए। ठीक है। मिल गया आंसर। बहुत गजब यात्रा थी छत्तीसगढ़ कांकेर की। उस समय में LIC AA में पोस्टेड था एक्चुअली। आप बोलोगे सर आप वहां कहां कैसे चले गए? LIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी 2013 में, उसमें हमने फाइनल सिलेक्शन लिया था। 2013 में लगभग 10-12 सिलेक्शंस लिए थे, उसमें से एक ये था। इसकी पोस्टिंग मुझे यहां मिली थी, इस कारण मुझे वहां रहने का, जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ये एकदम बढ़िया नक्सली एरिया है, हालांकि वहां सेफ रहता है, लेकिन इंटीरियर जंगल में जाओगे तो थोड़ा खतरा है। बाकी मजेदार सफर रहा वहां का। ठीक है, चलो तो आज यहीं सेशन को एंड करते हैं। कल मिलते हैं वापस अपने समय पर, और आज रात 8:30 बजे यूट्यूब पर मैं SSC GD के लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट की स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं। आप चाहें तो उसे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।